हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। लास्ट पार्ट में अपन ने देखा था, राइजोबियम तक देख लिया था। अब इस पार्ट में अपन देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस अपन को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है? फर्टिलाइजर मैनमेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। फर्टिलाइजर क्या है? एक मैनमेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। जहाँ पे मैन्योर क्या है? मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज। मैन्योर का एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि अपन को ऑब्टेन होता है। किससे ऑब्टेन होता है? कैटल डंग और प्लांट रेसिड्यूज से के डिकम्पोजिशन से जो ऑब्टेन होता है वो क्या रहता है? अपना मैन्योर। सेकेंड डिफरेंस है अपना फर्टिलाइजर का। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स को अपन कहाँ प्रिपेयर किया जाता है? फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है। जबकि मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। मैन्योर को अपन कहाँ प्रिपेयर करते हैं? फील्ड्स में प्रिपेयर करते हैं। थर्ड difference is fertilizers does not provide any humus to the soil. Fertilizers अपनी soil को कुछ भी humus नहीं provide करता है। When manure provides a lot of humus to the soil. Manure क्या provide करता है? बहुत ज़्यादा amount का humus अपनी soil को provide करता है। Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Fertilizers प्लांट न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा रिच होता है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। ये बहुत ज़्यादा रिच मात्रा में फर्टिलाइजर्स में रहता है। वाइल मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर एज कंपेयर टू फर्टिलाइजर्स इट इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट एंड न्यूट्रिएंट्स। ओके, आगे चलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर के क्या क्या एडवांटेजेस दे रखे हैं? द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। जो ऑर्गेनिक मैन्योर है उसको ज़्यादा फर्टिलाइजर से बेटर समझा जाता है। क्यों? इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मैन्योर क्या करता है? सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को क्या करता है? बढ़ा देता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। ये सॉइल को पोरस बनाता है जिसके कारण से सॉइल में गैसेस का एक्सचेंज आराम से हो पाता है। थर्ड पॉइंट, इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। ये फ्रेंडली माइक्रोब जो फार्मर्स के और जो सॉइल के फ्रेंडली माइक्रोब्स है उनको इंक्रीज करता है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल एंड फाइनली इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। ये सॉइल के टेक्सचर को और अच्छा कर देता है। अब नेक्स्ट स्टेप आती है अपनी इरिगेशन। इरिगेशन, व्हाट इज इरिगेशन? आप सभी ने इरिगेशन के बारे में सुना होगा। ऑल लिविंग बींग्स आर नीड टू वाटर टू लाइफ। सभी लिविंग बींग्स को क्या चाहिए? पानी के जीने के लिए पानी की ज़रूरत होती ही है। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स टू ड्रिंक वाटर फॉर देयर लाइफ। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। प्लांट की रूट्स क्या करती है? वाटर को एब्जॉर्ब करती है। Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. वाटर के साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रकार के मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी एब्जॉर्ब करती है प्लांट्स की रूट्स। प्लांट कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर। प्लांट्स में अप्रोक्सीमेटली क्या बताया है कि 90% का वाटर कंटेंट रहता है। Water is essential because germination of seeds does not take place under dry conditions. ड्राई कंडीशन में जर्मिनेशन ऑफ सीड हो नहीं सकता, इसलिए वाटर क्या है? बहुत ज़्यादा क्या है? एसेंशियल है। न्यूट्रिएंट डिसॉल्व इन वाटर एंड ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो भी न्यूट्रिएंट डिसॉल्व होते हैं वाटर में और सॉइल में, वो वाटर की हेल्प से ही पूरे प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। ये प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू वाटर रेगुलरली। फील्ड्स को रेगुलर अपन वाटर देंगे, पानी देंगे तो उसकी मॉइस्चर बना रहेगा और इससे अपन को हेल्दी क्रॉप मिलेगी। आगे इरिगेशन की डेफिनेशन आ रही है, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये इरिगेशन की डेफिनेशन है। क्या लिखा है? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। क्रॉप्स को एक रेगुलर इंटरवल में सप्लाई करना वाटर को, इस पूरी चीज़ को क्या प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इरिगेशन कहा जाता है। द टाइम एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, है ना।
अलग अलग क्रॉप के हिसाब से इरिगेशन का टाइम और फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है, चेंज होती रहती है। सॉइल टू सॉइल और सीज़न टू सीज़न, ये सॉइल पे किसी सॉइल को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, किसी सॉइल को कम पानी वाटर की ज़रूरत रहती है, और सीज़न वाइज भी क्या रहता है, ज़्यादा चेंज होता रहता है। इन विंटर सीजन वी हैव टू इरिगेट लेस वाटर, बट इन समर सीजन अपन को समर सीजन में ज़्यादा पानी देना पड़ता है क्रॉप्स को। इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हाई, समर सीजन में जो वाटरिंग की जो फ्रिक्वेंसी रहती है वो क्या रहती है, एज कम्पेयर टू हाई रहती है, किसके कंपेरिजन में, विंटर सीजन के कंपेरिजन में। वाई इज इट सो, क्यों ऐसा क्यों होता है? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? क्या इसका आंसर ये तो नहीं कि इवोपरेशन के ज़्यादा इवोपरेशन होता है समर सीजन में? इसका आंसर ये है, आगे आंसर दे रखा है, I am very careful this years about watering the plants. Last summer my plants dried up and died. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समर सीजन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जिसके कारण से अपन को पानी को रेगुलर इंटरवल में और पानी को प्लांट्स को ज़्यादा पानी चाहिए रहता है समर सीजन में एज कम्पेयर टू विंटर सीजन। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। क्या क्या सोर्सेज है इरिगेशन के? लाइक वेल्स, ट्यूबवेल्स, पोन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स, ये सारे क्या है, डिफरेंट, दे आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। अब दो ही मेथड आते हैं अपने इरिगेशन के, एक तो ट्रेडिशनल मेथड जो बहुत पुराने ज़माने में किया जाता था, और एक का था मॉडर्न मेथड जो अपन अभी यूज़ करते हैं। तो अपन ट्रेडिशनल मेथड को देख लेते हैं क्या क्या है उसमें। द वाटर अवेलेबल, जो पानी अवेलेबल रहता था वेल्स में, लेक्स में, कैनाल्स में, उनको डिफरेंट मेथड से अपने खेतों तक पहुंचाने का काम क्या ये लोग पहले भी करते थे। और ट्रेडिशनल मेथड में किस किस का यूज़ किया जाता था? कैटल्स और ह्यूमन लेबर इज़ यूज इन दिस मेथड। कैटल्स का और ह्यूमन लेबर का इसमें बहुत ज़्यादा क्या रहता था, महत्व रहता था, ये इन दोनों की वजह से ये इरिगेशन हो पाता था। सो दिस मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। ये मेथड बहुत चीपर थे लेकिन ज़्यादा लेस एफिशिएंट थे। इनके कौन कौन से हैं? फर्स्ट क्या है, मोट यानी पुली सिस्टम, ये आप देख रहे हैं फर्स्ट डायग्राम में, इन दिस डायग्राम मोट और पुली सिस्टम में। ये इसमें क्या होता था कि एक पुली को एक रस्सी से बांध दिया जाता था, और एक साइड उसको एक किसी बैल या किसी भी एनिमल से रस्सी को बांध देते थे, वो चलता था, और ये सेकंड में अपन बाल्टियाँ कुछ भी लगा देते थे। तब पुली नीचे आती थी, पानी भर के लाती थी, और एक जो किसान रहता था ये अपने फील्ड्स में पानी दे देता था। सेकंड क्या था, चेन पम्प। चेन पम्प में आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, चेन पम्प इन दिस डायग्राम। चेन पम्प में जैसे एक पूरे व्हील, दो व्हील रहते थे, एक व्हील ऊपर और एक व्हील नीचे रहता था, तो ये घूमता था, तो जिसके कारण से इसके आसपास सारी क्या लगा देते थे, बाल्टियाँ लगा देते थे, जिसके कारण से जो नीचे वाला व्हील ऊपर आता था, फिर घूम के वो पूरे पानी फील्ड्स को पहुँचा देता था, जैसे टनल टाइप का, तब टैंक का इस टाइप का, ऐसे नाली टाइप का बना देते थे, जिसके कारण से पूरी फील्ड्स में पानी चले जाता था। नेक्स्ट है ढेकली से, लास्ट ढेकली में एक बम्बू का यूज़ किया जाता था, जिसकी वजह से एक हैवी वेट लगा देते थे, और दूसरी साइड क्या करते थे ये लोग, बाल्टी लगा देते थे, और उससे पानी को पूरे फील्ड्स में पहुंचा देते थे। और लास्ट है राहत। राहत में लेवर सिस्टम को यूज़ किया जाता था। इसमें एक पोल, जैसे ये दिख ही रहा है अपन को पोल, इसका यूज़ करके और एनिमल्स को उससे बांध के एनिमल्स क्या करता था, चारों तरफ इसके चक्कर लगाता था, और उसका कनेक्शन इससे होता था, इससे, और ये इसमें भी आसपास बाल्टी लगा के ये क्या करते थे, पूरा वाटर ट्रांसपोर्ट कर देते थे। पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। पंप्स का कॉमनली यूज़ किया जाता है लिफ्टिंग वाटर में। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी यूज टू रन दिस पंप्स। आज के ज़माने में पंप्स का यूज़ किया जाता है, और ये पंप्स किसकी मदद से चलते हैं? डीजल और सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी, इनकी हेल्प से ये क्या करते हैं, पंप चलते हैं।